अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जिसका नाम है फ्लूइड डायनामिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड जो वर्ड है इसके क्या मीनिंग्स हैं। और फ्लूइड होता है एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड फ्लूइड। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस दो जो फ्लो कर सकते हों एक जगह से दूसरी जगह तक, उनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। और जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स के मीनिंग होते हैं टू मूव। यानी कि जब फ्लूइड मूव करना स्टार्ट करते हैं तो उनकी जो मोशन की स्टडी है वो हम फ्लूइड डायनामिक्स में करते हैं। इसको हम आगे जाके डिफाइन भी करते हैं कि फ्लूइड डायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है। अब हम देख लेते हैं कि फ्लूइड्स की जो एग्जांपल्स हैं वो हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप देखें, जो लिक्विड्स हैं वो फ्लो करते हैं डेफिनेटली, तो इसलिए हम उनको फ्लूइड्स का नाम देते हैं। इसी तरह सिर्फ फ्लूइड्स लिक्विड ही फ्लो नहीं करते बल्कि गैसेस भी फ्लो करती हैं। लाइक एग्जांपल आप कोई भी ले लें, आप एक अगर किसी रूम के कॉर्नर में अगर कहीं पे लीकेज होती है गैस की, तो वो गैस थोड़ी देर के बाद पूरे कमरे में जो है वो फैल जाती है। तो इसका मतलब है वो गैसेस ने फ्लो किया है और फ्लो करने के बाद वो पूरे कमरे में फैल गई हैं। तो ये भी फ्लूइड की एग्जांपल है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो फ्लूइड डायनामिक्स है, जो चैप्टर का नाम है, वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखें, डेफिनेशन इसकी ये है: द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम फ्लूइड्स जो मोशन में होते हैं उनको स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये इस चैप्टर में हम यही कुछ करेंगे कि फ्लूइड डायनामिक्स जितने भी जो फ्लूइड्स होंगे उनको जो है वो स्टडी करेंगे। तो बिफोर के हम चैप्टर को स्टार्ट करें, यहाँ पे ना चैप्टर की आउटलाइंस देख लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ कॉन्सेप्ट्स और कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। उसके बाद हम टर्मिनल वेलोसिटी का टॉपिक है वो देखेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है उसको स्टडी करेंगे, बर्नौली इक्वेशन है, और उसके बाद एप्लीकेशंस हैं बर्नौलीज इक्वेशन की, वो हम स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम इस चैप्टर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ना हम ये देखते हैं कि मोटिवेशन क्या है इस चैप्टर को पढ़ने की। हमें क्यों ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। तो देखें, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो फ्लो कर रही होती हैं, यानी कि मोशन में होती हैं। तो लाइक आप देखेंगे, आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान जो ऑक्सीजन है वो फ्लो करके आपके लंग्स में जा रही होती है। और इसी तरह जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकालते हैं तो वो भी आप जो है वो मोशन जो है वो फ्लूइड ही मूव कर रहा होता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा आप देख लें, जो ब्लड है आपका वो आपकी वेन्स में फ्लो करता है, तो वहाँ भी आप फ्लूइड डायनामिक्स को ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद आप एक और एग्जांपल ले लें, जिसमें सपोज आप कोई वाटरफॉल है, जब हाइट से वाटरफॉल करता है तो उसमें यानी कि वहाँ भी हम फ्लूइड डायनामिक्स को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हमें क्यों जो है वो अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। मोटिवेशन थोड़ी सी मैंने बताई है आपको। अब हम प्रॉपर इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला है विस्कोसिटी की डेफिनेशन देखते हैं कि विस्कोसिटी क्या है, और उसके बाद फिर आगे मूव करेंगे। देखें, विस्कोसिटी का जब हम कॉन्सेप्ट स्टडी करने लगते हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स होती है, रेजिस्टेंस की फोर्स होती है, इसी तरह लिक्विड में भी एक फ्रिक्शनल फोर्स होती है उनकी लेयर्स के दरमियान, जिसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। सपोज आपके पास आप अपने दोनों हाथों को जो है वो स्लाइड करें एक दूसरे के ऊपर, तो आप देखेंगे कि उन दोनों के दरमियान एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है। उसको हमने फ्रिक्शन का नाम दिया था जब सॉलिड ऑब्जेक्ट से। तो इसी तरह की फ्रिक्शन जो है वो लिक्विड के केस में भी होती है। जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स या लिक्विड की जो लेयर्स हैं वो स्लाइड करती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो वहां भी हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन की फोर्स हमें देखने को मिलती है, और उसको हम विस्कोसिटी का नाम देते हैं। तो विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं बाय अ ग्रीक लेटर ईटा, जो मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है। और अब आप प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। डेफिनेशन में वो कह रहा है कि द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं फ्लूइड की, उनके दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी उसको हम विस्कोसिटी का नाम देंगे। देखें, ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है। इस डायग्राम में आप देखें कि ये अपर लेयर है सबसे, और ये सबसे लोअर लेयर है। अपर लेयर जो है वाटर
कि सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी मैंने लेयर बनाई हुई है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आप देखें जो फर्स्ट वाली लेयर है वो उसको कम फ्रिक्शन का सामना है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और वो तेज़ी से मूव करते हुए सारी की सारी लेयर से आगे है। लेकिन जो सबसे नीचे वाली लेयर है उसको एक तो ग्राउंड से फ्रिक्शन का सामना है और एक ऊपर वाली लेयर्स का भी प्रेशर है उनके उसके ऊपर, तो इसलिए बाकी लेयर्स भी जब स्लाइड करती हैं इसके ऊपर तो इसको मूव करना जो लोवेस्ट लेयर है डिफ़िकल्टी का सामना होता है इसको, और इसकी जो फ्लो है स्पीड है वो कम होती है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट विस्कोसिटी का। तो उसके बाद हम देखते हैं कि एग्जांपल्स क्या हैं विस्कोसिटी की। सबसे पहले आप देखें जिस तरह हनी है, हनी का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी लार्ज होता है। क्यों? जब आप उसको यानी कि फ्लो करवाते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर एंड मिल्क। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हनी है उसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर और मिल्क को अगर आप कहीं पे गिरा देंगे तो वो आसानी से फ्लो करेगा एज कम्पेयर टू जो है हनी। उसके बाद हमने ये देखना है कि विस्कोसिटी लिक्विड और गैसेस की किस तरह से चेंज होती है विद टेम्परेचर। तो इसको भी देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है इसको आपने अच्छे से समझ लेना है क्योंकि ये एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जाता है हमेशा। इसमें सबसे पहले है हमारे पास कि जब विस्कोसिटी गैसेस की इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पता है गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब उनको हम गैस को किसी कंटेनर में बंद करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। अब वो जो रैंडम मोशन है गैस के मॉलिक्यूल्स की वो मजीद जो है वो इंक्रीज कर जाएगी जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जब वो गैस के मॉलिक्यूल की रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो वो कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड आल्सो विद ईच अदर। तो उनकी कोलिजन की वजह से उनको जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा फील करनी पड़ेगी, तो इसलिए उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इसका मतलब है दोनों फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद जो लिक्विड है उनके केस में क्या होता है, इसका बिल्कुल जो उल्ट प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रहा होता है। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो विस्कोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? आप देखें जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती जाएंगी जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे ही कम होंगी इसका मतलब है कि आपने उनको फ्लो करना जो है वो आसान होगा, तो इजीली वो लिक्विड जो है फ्लो करना शुरू कर देंगे। सपोज आप अगर इसको ऑब्जर्व करना चाहें तो हनी को आप अगर हीट करना शुरू कर देंगे तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, वो वाटर की तरह ही फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैग फोर्स क्या है। देखें ड्रैग फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ड्रैग का मतलब होता है धकेलना। इसका मतलब है ये कोई ऐसी फोर्स है जो जिसको हम धकेलने वाली फोर्स कहते हैं। उर्दू में इसका मीनिंग ये है। अब इसको डिफाइन करते हैं फिर इसकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। डिफाइन इसकी ये है, द फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग थ्रू द फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। के ड्रैग फोर्स बेसिकली क्या है, ऐसी फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा होता है तो वो उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है, मतलब रुकावट पैदा करती है, उसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ना आप ये देख सकते हैं कि जब आप किसी फास्ट मूविंग कार में जा रहे होते हैं तो आप अपना हाथ अगर बाहर निकालते हैं खिड़की से तो एक बैकवर्ड फोर्स आपके हाथ के ऊपर लगती है जो अपोजिट डायरेक्शन में होती है आपकी मोशन के। तो इसका मतलब है वो जो बैकवर्ड फोर्स आपके ऊपर एक्ट कर रही है बेसिकली वो कौन सी फोर्स है, ड्रैग फोर्स है। तो ये इसकी एग्जांपल थी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टोक्स लॉ क्या होता है। लेकिन स्टोक्स लॉ एक साइंटिस्ट था जिसने ये लॉ पेश किया था। इसका जो पर्पस था वो ये था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। तो ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसने एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया था जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कहता है दिस लॉ स्टेट्स दैट द ड्रैग फोर्स F एक्टिंग ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस R, जो फोर्स एक्ट करेगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका रेडियस R है और वो मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी V, और उसकी जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा होगा उसकी विस्कोसिटी ईटा होगी, देन आपके पास ड्रैग फोर्स इक्वल होगी F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा R V। 6 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, ईटा यहाँ विस्कोसिटी है जो हम पढ़ चुके हैं अभी, और उसके बाद R यहाँ पे रेडियस होगा उस ऑब्जेक्ट का जो फ्लो कर रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर से, और v उसकी वेलोसिटी है। इसको ना आप ये भी देख सकते हैं, सपोज कर लें कि नहर में से पानी जा रहा है और आपने कोई फुटबॉल लाइक ऑब्जेक्ट
जो स्फेरिकल है वो आपने उसके अंदर जो है वो रखा हुआ है। अब वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो होगा, उस अगर वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका जो रेडियस है वो r होगा, और उसकी जो विस्कोसिटी है, अगर जिस फ्लूइड में से मूव कर रहा है, डेफिनेटली वो वाटर है अगर, तो ये उसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स होगी वो इक्वल होगी इस जो एक्सप्रेशन है, फिर ये इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनके ऊपर ये ड्रैग फोर्स एक्ट करती जो है वो डिपेंड करती है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मूले से अगर आप देख लें, तो ड्रैग फोर्स यहाँ पे डिपेंड कर रही है एक तो ईटा के ऊपर, जो विस्कोसिटी है, यानी कि जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी किसी फ्लूइड की, उतनी उसकी ड्रैग फोर्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी डेफिनेटली। इसी तरह अगर आप किसी बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को जिसका रेडियस ज़्यादा है, उसको अगर आप मूव करवाएंगे किसी फ्लूइड में से, तो उसको ड्रैग फोर्स का सामना ज़्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और रेडियस। इसी तरह वेलोसिटी जितनी जितना यानी कि वो वाटर स्पीड से मूव कर रहा होगा, उतनी उसको ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा फील करनी पड़ेगी। तो ये फैक्टर्स है तीन, जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी किए हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है ड्रैग फोर्स। अब ना लिमिटेशन है स्टोक्स लॉ की। स्टोक्स लिमिटेशन का मतलब है कि स्टोक्स लॉ को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ नहीं कर सकते। लेकिन स्टोक्स लॉ, एक तो बात यह है कि स्टोक्स लॉ हर शेप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स पे ही हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई किसी और शेप का होगा ऑब्जेक्ट, तो उस पर हम अप्लाई नहीं कर सकेंगे स्टोक्स लॉ को। इसी तरह अगर फ्लूइड की जो स्पीड है वो कम है, स्लो स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो फिर हम ये करेंगे कि उसको उसके ऊपर स्टोक्स लॉ अप्लाई कर देंगे। अगर अदरवाइज अगर स्पीड ज़्यादा है फ्लूइड की मोशन की, तो फिर हम स्टोक्स लॉ को अप्लाई नहीं करेंगे। ये बात भी आपने जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि यूनिट और डायमेंशन क्या है विस्कोसिटी के। देखें देखें अभी आपके पास अगर यहाँ से इक्वेशन 1 की तरफ जाएं हम, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी है। तो इसको हम यहाँ से मैं अगर ईटा निकाल लूँ, बाकी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी F इज इक्वल टू 6 पाई को भी डिवाइड कर दें और आर वी भी नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन आपके पास अब ये बन जाएगी। अब आपको पता है कि यहाँ से जो ईटा है उसके मैंने अगर लिखने हैं यूनिट्स, तो कैसे लिखूंगा, फोर्स का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन मैंने लिख दिया है। 6 पाई वैसे कांस्टेंट है, इसका यूनिट नहीं होता। आर यहाँ पे रेडियस है, रेडियस का यूनिट मीटर में लेते हैं हम, ऐसे यूनिट, तो मैंने वो लिख दिया। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो वो 7 लिखा गया है। अब आप देखें जब मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर न्यूमिनेटर में जाके -2 और s -1 था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके ये +1 हो जाएगा। तो एक तो यूनिट इसका ये बन जाएगा ईटा का। दूसरा आप देखें विस्कोसिटी का यूनिट ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि न्यूटन इक्वल होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं, इसको प्रूव भी किया था हमने कि न्यूटन जो है वो इक्वल है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। और बाकी m-2 पार ये मैंने वैसे लिख दिया, s वैसे आ गया साथ। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो किलोग्राम वैसे का वैसा आ जाएगा, मीटर की पावर -1 हो जाएगी और s की पावर भी -1 आ जाएगी। तो ये इसका बन गया यूनिट। 2 यूनिट हैं, इनको आपने जो है वो मेमोराइज कर लेना है। और डायमेंशन अगर निकालने हो तो डायमेंशन के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम देख सकते हैं कि जो मैस है किलोग्राम में लेते हैं और मैस के डायमेंशन m के होते हैं, कैपिटल M। तो मैंने वो लिख दिए हैं क्योंकि हम इसको डायमेंशन को लिखने के लिए किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन अगर लिख रहे हैं तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। m यहाँ पे मीटर है, मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ के डायमेंशन l के हैं, तो l-1 वैसे का वैसा आ जाएगा। और अगर मैंने सेकंड जो है वो टाइम का यूनिट है, टाइम के डायमेंशन t कैपिटल T आ जाएगा -1 के साथ, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरह से इनक्लोज कर देंगे। ये था हमारे पास ड्रैग फोर्स और इसके स्टोक्स लॉ के बारे में जो है वो हमने स्टडी किया है।